हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस सारथी। माई सेल्फ नाम्या कत्याल। आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को। भारत में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड हो चुका है इस वीडियो का, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट यूनेस्को एंड एक्स्ट्रा फैक्ट्स पूरे वर्ल्ड के हेरिटेज लिस्ट के बारे में। और महाराष्ट्र, हमारे इंडिया के स्टेट महाराष्ट्र की टोटल 5 हेरिटेज साइट्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपना 6th साइट या आज की वीडियो का फर्स्ट हिस्टोरिक साइट, हेरिटेज साइट, जो कि है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है ये लोकेट करता है उत्तर प्रदेश में, राइट। एंड इसको 16th सेंचुरी मुग़ल मॉन्यूमेंट बोला जाता है या 16वीं शताब्दी का मुग़ल मॉन्यूमेंट है ये मुग़लों का। सबसे पहले ये एक किला था, एक नॉर्मल सा किला था जो कि इब्राहिम लोदी के टाइम पर बना था या उस टाइम पर ऑलरेडी बिल्ड हुआ था। इसको जीता था बाबर ने, जो मुग़ल शासक बाबर थे, उन्होंने इब्राहिम लोदी से जीता था फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत में, ठीक है। इब्राहिम लोदी से जीता था किसने? बाबर ने। कब जीता था? 1526 में। और 1526 में हम सबको पता है क्या हुआ था? फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत हुई थी, पहला पानीपत का युद्ध जिसको बोलते हैं, 1526 में बाबर ये युद्ध जीत गया था, जिसकी वजह से ये किला भी उसने कैप्चर कर लिया था, उसका राज हो गया था इस किले पे। फिर बाबर के बाद इस किले पर उनके उत्तराधिकारी हुमायूं ने राज किया। हुमायूं के बाद हुमायूं और शेरशाह सूरी में एक युद्ध हुआ जो शेरशाह सूरी ने जीत ली, तो उनका राज हो गया उस पर। फिर शेरशाह सूरी से वापस से 1555 में 1555 में हुमायूं ने वापस से इस किले को कैप्चर कर लिया, आगरा फोर्ट को। और फिर हुमायूं ने कुछ समय ही उस पर राज किया। और हुमायूं के जो अगले वंशज थे, उत्तराधिकारी अकबर, फिर अकबर से ये किला आया जहांगीर के पास, फिर जहांगीर से शाहजहां के पास, और शाहजहां के बाद औरंगजेब के बाद पास। अब ये जो किला है, इस पर बहुत सारा काम करवाया गया था, बाद में लाल बलुआ पत्थर से काम करवाया गया था इसके ऊपर। पहले इस किले का नाम था बादलगढ़ किला, राइट। पहले इस किले का नाम था बादलगढ़ किला। और ये जो किला है, आगरा फोर्ट जो है, वो लोकेट करता है नियर द बैंक ऑफ यमुना रिवर। यमुना रिवर के तट के पास में ये लोकेट करता। और इस किले में जहांगीर ने अपने टाइम पे न्याय की जंजीर लगवाई थी, ठीक है। न्याय की जंजीर को कंस्ट्रक्ट करवाया था, बेल ऑफ जस्टिस जिसको बोलते हैं, बेल ऑफ जस्टिस, ठीक। और उसके बाद ये किला शाहजहां के हाथों में चला गया। जहांगीर के बाद शाहजहां ने यहाँ पर राज किया, मुग़ल शासक थे अगले वो। और ऐसा कहा जाता है कि अपना लाइफ का आखिरी समय उन्होंने इसी किले में व्यतीत किया। और शाहजहां ने यहाँ पर खास महल बनवाया, ठीक है, खास महल बनवाया। एंड
खास महल और जहांगीर पैलेस बनवाया था बाय शाहजहां। In 1983, this monument included in the list of World Heritage Sites। 1983 में आगरा फोर्ट को यूनेस्को द्वारा अपनी हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट साइट है हमारी ताजमहल। ताजमहल लोकेटेड इन आगरा, उत्तर प्रदेश। हम सबको पता है 7 वंडर्स में से एक है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है हमारे भारत के पास ताजमहल, जो कि कहाँ पर है? आगरा, यूपी में, बैंक ऑफ यमुना पर ही बसा है, मतलब यमुना नदी के किनारे ही बसा है बिल्कुल। अगर हम इसके ताजमहल के परिसर में जाएं तो इसके बैक साइड से बिल्कुल जस्ट टच होते हुए यमुना नदी बहती है। इसको जो डिज़ाइन किया था, इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, जो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, उन्होंने दिल्ली का जामा मस्जिद और एक और चीज़ डिज़ाइन की थी जो कि था लाल किला, राइट। दिल्ली का रेड फोर्ट और दिल्ली का जामा मस्जिद डिज़ाइन किया गया था बाय चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्ट का नाम पूछ लेते हैं पेपर में कि किसने ताजमहल आर्किटेक्ट किया या किसने जामा मस्जिद या रेड फोर्ट आर्किटेक्ट किया, तो वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। कब बिल्ड किया था? 17th सेंचुरी में बिल्ड किया था। बिल्ड बिटवीन 1631, अगर सन के हिसाब से देखें तो 1631 से लेकर 1648 तक इसका कंस्ट्रक्शन वर्क चला था। ये जो इसका कंस्ट्रक्शन है ये करवाया गया था बाय शाहजहां। शाहजहां ने इसको बनवाया था अपनी डियर वाइफ, अपनी सबसे प्यारी वाइफ मुमताज़ बेगम की याद में, और वहाँ पर उनकी कब्र भी है। इनफैक्ट दोनों की ही कब्र है, क्योंकि शाहजहां की डेथ के बाद उनके बेटे ने डिसाइड किया था कि उनको भी उनकी प्यारी वाइफ के साथ ही दफनाया जाएगा। दोनों की कब्र साथ में है ताजमहल के अंदर। तो हमने देखा कि इसको कब बना था, ये बना था 1631 से 1648 के बीच में बना था। अगर पूछा जाए कि कितने साल लगे इसको बनने में, तो 22 साल लगभग लगे थे इसे बनने में। और ये किस आर्किटेक्चर पर बेस्ड है? ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट पर बेस्ड है और बहुत ही खूबसूरत नमूना है। ठीक है, किसके लिए बनवाया था? शाहजहां ने अपनी डियर वाइफ के लिए, अपनी फेवरेट वाइफ मुमताज़ के लिए, जो कि इनकी 3rd नंबर की वाइफ थी। ठीक है, 3rd नंबर की वाइफ थी। अब इसके ऊपर एक कैलीग्राफी हुई है, कैलीग्राफी इंस्क्रिप्शन है, जो कि है पित्रा दूरा यानी कि संगमरमर के ऊपर उकेरी गई है। और उर्दू में उसमें जो कुरान शरीफ है उसकी आयतें उकेरी गई हैं, प्लस शीशे का, स्टोन का, कलरफुल स्टोन्स का भी उस पर वर्क किया गया। अगर हम अंदर देखेंगे तो जड़ाऊ काम है, मीन्स 1983 में ताजमहल को भी यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आती है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी इज ऑल्सो लोकेटेड इन आगरा, उत्तर प्रदेश। किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था अकबर ने। अकबर अपने टाइम का यह मुग़ल काल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध शासक रहा है। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपना रूलिंग कैपिटल बनाया था। अकबर ने यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा बनाया था, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर में बुलंद दरवाज़ा है, और ये बुलंद दरवाज़ा जो कि वर्ल्ड का
सबसे बड़ा दरवाज़ा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा है, किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। ये जो है ये एंट्री है फतेहपुर सीकरी के अंदर, इस दरवाजे के थ्रू एंट्री की जाती है। नेक्स्ट आता है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। जो शेख सलीम चिश्ती थे, ये रही इमेज उनकी दरगाह की। जो शेख सलीम चिश्ती थे वो एक बहुत महान सूफ़ी थे। इन्होंने अकबर को ब्लेसिंग्स दी थी कि उनको बेटा हो, और इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। राइट। किसने कहा था इन्हें कि इनके घर बेटा हो अकबर के घर? शेख सलीम चिश्ती ने। और ये कौन थे? ये बहुत फेमस सूफ़ी थे, और इन्हीं की ब्लेसिंग से उनके घर बेटा हुआ भी। प्लस अकबर ने उनको याद करने के लिए, या उनको एक कहते हैं ना कि उपाधि देने के तौर पर, या उनको अपना गुरु मानने के तौर पर, उन्होंने अपने बेटे का नाम ही उनके नाम पर रख दिया, और अपने कैपिटल में उनकी दरगाह भी बनवाई, जिसकी फ़ोटो ये वाइट कलर के संगमरमर की जो पत्थर से बनी है वो है। दीवाने खास बनवाया, और इबादत खाना जो होता था, इबादत खाने के बारे में हम पढ़ते हैं। इबादत खाना जो होता था, वहाँ पर हर थर्सडे को रिलीजन्स की मीटिंग होती थी, और सभी रिलीजन के लोग जो थे वो मिलकर वहाँ पर मीटिंग करते थे, और तभी से दीन ए इलाही की स्थापना हुई। दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही की स्थापना हुई। दीन ए इलाही क्या था? दीन ए इलाही एक धर्म था जो कि किसी भी धर्म को नहीं मानता था, मतलब, या फिर ये कह लो कि सभी धर्मों को साथ लेकर मिलकर चलना दीन ए इलाही था। तो ये किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था महान शासक अकबर ने। और फतेहपुर सीकरी को कब इंक्लूड किया गया था हेरिटेज लिस्ट में? 1986 में। याद रखेंगे 1986 में। कहाँ लोकेट करता है ये? आगरा, उत्तर प्रदेश में। अब हमारा उत्तर प्रदेश खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 ही हमारी साइट्स हैं। कौन कौन सी? फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट और ताजमहल। नेक्स्ट हमारा है सन टेम्पल। सन टेम्पल कहाँ लोकेट करता है? ये लोकेट करता है ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में लोकेट करता है, जो कि डेडिकेटेड है टू लॉर्ड सूर्य या टू लॉर्ड सन। भगवान सूर्य को समर्पित है ये टेम्पल। ये टेम्पल की पिक्चर है, और ये उसके एक स्कल्पचर, उसके व्हील की पिक्चर है, उसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। किसके द्वारा बिल्ड किया गया, करवाया गया था ये? नरसिम्हा देव वन के थ्रू। सॉरी, थोड़ा सा वॉइस सही नहीं आ रहा है। नरसिम्हा देवा वन के थ्रू बिल्ड या कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। कब? 13th सेंचुरी में, ठीक है, 13th सेंचुरी में। और जो नरसिम्हा देवा थे वो उन्होंने किस उसको इसमें यूज करवाया? तो वो था कलिंगा आर्किटेक्चर। कलिंगा आर्किटेक्चर इसमें यूज हुआ। बहुत ही अद्भुत नमूना है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो टेम्पल था ये थोड़ा सा बनना रह गया, मतलब अकाल मृत्यु हो गई थी नरसिम्हा देवा की, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा कहा जाता है कि रह गया, या फिर आक्रमणकारियों ने इसको तोड़ दिया, इसको डैमेज कर दिया। ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट अ टेम्पल, दिस इज ऑल्सो अ एस्ट्रोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट। कैसे एस्ट्रोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट? क्योंकि ये जो टेम्पल है ना, इसमें क्या है, देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इस मंदिर में जो रथ है,
ठीक है। रथ के 24 पहिए हैं, 24 पहिए यानी कि 12 जोड़ी, अगर पेयर्स में लगाएं तो 12 जोड़ी पहिए हैं जो कि हर महीने को बताते हैं। ठीक है, हर महीने के बारे, यानी कि 12 मंथ्स होते हैं तो 12 महीने, हर एक महीना एक मंथ को, हर एक पहिया एक मंथ को बताता है। और हर पहिए में, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, इसमें हर पहिए के 8 जो है तिल्लियां हैं। ठीक है, हर एक तिल्ली बताती है एक पहर को। और हिंदू समाज के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे दिन के 8 पहर होते हैं। हर एक तिल्ली के बीच में, हर एक पहर के बीच में 3 घंटे का फर्क होता है। इसमें भी सेम ऐसे ही है। और ये जो घोड़े हैं, इसमें हॉर्सेस हैं, ये 7 हॉर्स वाला रथ है जिसके 24 पहिए हैं, यानी कि 12 जोड़ी पहियों को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। जो 7 घोड़े हैं वो 7 दिनों को बताते हैं। ठीक है, 7 डेज को, वीक के 7 तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सबको बताते हैं। और इंद्रधनुष के 7 रंग, इंद्रधनुष के 7 रंग कैसे बनते हैं? सूर्य से। तो सूर्य के 7 रंगों को डिनोट करते हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए, ये भगवान सूर्य को कैसे डिनोट करता है, कैसे समर्पित है ये टेम्पल? हिंदू धर्म के हिसाब से जो सूर्य भगवान है उनका एक रथ था जिसके जो 7 घोड़ों द्वारा चलता था, और उस रथ के टोटल 24 पहिए होते थे। चलिए, तो इस टेम्पल से रिलेटेड हम एस्ट्रोनॉमिक, इसका इंस्ट्रूमेंट वाला फैक्ट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गोल्डन ट्रायंगल। अभी गोल्डन ट्रायंगल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रायंगल बनता है उड़ीसा में, गोल्डन ट्रायंगल जिसको बोलते हैं। तो ये कोणार्क जो है ये इसका 3rd लिंक है। ठीक है, इस गोल्डन ट्रायंगल का 3rd लिंक है। पहला लिंक जो है वो है जगन्नाथपुरी, सबने सुना होगा जगन्नाथपुरी। और सेकंड लिंक जो है वो है भुवनेश्वर, कैपिटल इसकी भुवनेश्वर। और 3rd लिंक जो है ये हमारा सन टेम्पल या कोणार्क। ठीक है, कोणार्क इसका 3rd लिंक है। तो इन तीनों चीज़ों का लिंक मिलाकर बनता है गोल्डन ट्रायंगल। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस टेम्पल से रिलेटेड जो पेपर में आता है, जो कि है ब्लैक पैगोडा। इस टेम्पल को ब्लैक पैगोडा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ड्यू टू इट्स डार्क कलर and used as navigation landmark by Asian sailors of Odisha। ओडिशा के एशियन सेलर्स के लिए ये एक नेविगेशन मार्क का, लैंडमार्क का काम करता था, इसीलिए इसको ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। और इसका जो कलर है वो डार्क है, जिसकी वजह से इसे ब्लैक पैगोडा बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर हर फरवरी में एक मेला लगता है जिसका नाम होता है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा फेयर या मेला, जो कि हिंदूज के लिए लगता है, राइट। यहाँ पर अब ऐसा है कि इसका जो लगभग 80% पार्ट है इस टेम्पल का वो टूट चुका है, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। पर फिर भी जो 20% पार्ट हम इसका देखते हैं वो आज भी बहुत ही सुंदर तरीके से, ऐसा लगता है कि कभी उस समय में, इतने पुराने 13th सेंचुरी में, जो आज सोच भी नहीं सकते, इसको बहुत ही सुंदर तरीके से उस समय पर तराशा गया था। इस मंदिर में कुछ काम क्रीडाओं की आकृति है जिसकी वजह से इसको उड़ीसा का खजुराहो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओडिशा का खजुराहो। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि भाई अब इसको बात हम करें कि यूनेस्को हेरिटेज साइट की,
तो इसको कब इंक्लूड किया गया था? इसको इंक्लूड किया गया था 1984 में। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सन टेम्पल एट कोणार्क, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पुरी के अंदर। कोणार्क, एक चीज़ और रह गई कि कोणार्क शब्द का मतलब रह गया। कोणार्क शब्द का मतलब होता है, अगर हिंदी में अगर हम इसे लिखें तो लिखेंगे ऐसे, कोणार्क, राइट। कोणार्क का जो मतलब होता है कोण और आर्क, दो शब्दों को मिलाकर बनाकर इसका संधि विच्छेद किया जाए। कोण का मतलब होता है एंगल और आर्क का मतलब होता है सूर्य। कोण का मतलब हो गया एंगल और आर्क का मतलब हो गया हमारे सूर्य भगवान। तो इसके नाम में ही इसकी वैल्यू, इसकी इम्पोर्टेंस छुपी है। और हमारे जो विश्वविख्यात, जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने सन टेम्पल के बारे में कहा है कि ये मंदिर को जब देखा तो उन्होंने कहा कि जो पत्थर है, जो इस मंदिर के पत्थर हैं, वो इंसान से भी ज़्यादा बेहतर भाषा बोलते हैं, यानी कि बड़े ही अच्छे तरीके से उनको उकेरा गया है, उनको तराशा गया है। अब आता है हमारा नेक्स्ट साइट, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स, गोवा के अंदर जितनी भी साइट्स हैं, जितने भी चर्चेज बने हुए हैं, जो भी बिल्डिंग्स हैं, वो एक ही आर्किटेक्चर पर बने हुए हैं। उन सभी के ग्रुप को ये नाम दिया गया है बाय यूनेस्को। और ये पोर्तुगीज़ ने, सीधी सी बात है कि पूरे गोवा को पोर्तुगीज़ या पुर्तगालियों ने डेवलप किया था। और 1986 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया। उन्होंने इसको नाम दिया चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि पुर्तगाल के लोगों के बारे में, या पोर्तुगीज़ कौन थे, कैसे भारत आए, वो सब चीज़ें। तो सबसे पहला जो पोर्तुगी भारत आया वो था वास्को दी गामा। वास्को दी गामा हम सब ने पढ़ा है। वास्को दी गामे के बारे में 1498 में आए थे। 1498 में कौन सी शिप के थ्रू आए थे ये इंडिया? उस शिप का नाम था सेंट गैब्रियल। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख भी देती हूँ, सेंट गैब्रियल, ठीक है। पोर्तुगीज भारत में केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आए थे, और जो वास्को द गामा थे उन्होंने भारत के लिए सी रूट डिस्कवर किया था। वास्को द गामा को सबसे पहले वेलकम किया था किसने? किंग ज़ेमुरिन ने, या उनका दूसरा नाम समूर थ्री भी है, किंग ज़ेमुरिन, ठीक है। उन्होंने उनका स्वागत किया था ब्लैक पेपर से, यानी कि यहाँ पर आकर, भारत में आकर जो पोर्तुगीज़ थे वो काली मिर्च से उनका परिचय हुआ। और वास्को द गामा ने काली मिर्च को क्या बोला? काली मिर्च को उन्होंने बोला ब्लैक गोल्ड, काला सोना। वास्को द गामा भाई व्यापार वगैरह के सिलसिले से आए थे, देख के भारत की सारी कंडीशन यहाँ से चले गए। फिर वो दोबारा आए तो वो अपने साथ लाए माद्रा लाए। और अब की वो जिस जगह पर आए थे वो था मद्रास। उस जगह का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि
वो अपने साथ मदरा लाए थे और उन्होंने मद्रास उस जगह का नाम पड़ गया उनके आने से। अब टबैको से रिलेटेड एक फैक्ट है कि तंबाकू या टबैको गुटखा जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो कौन लाया था भारत? वो लाए थे पोर्तुगीज़। पोर्तुगीज़ ने सबसे पहले मुगल एम्परर अकबर को 1604 में तंबाकू गिफ्ट के तौर पर दिया। और अगर ये याद रखना है कि अकबर की डेथ कब हुई, तो ऐसे याद रख सकते हो कि टबैको हमारी हेल्थ के लिए बुरा होता है और टबैको खाते ही 1604 में ही अकबर की डेथ हो गई। जो पोर्तुगीज़ थे उनका इंडिया में काल रहा, कब से कब तक रहे वो? 1498 से 1961 तक। ठीक है, पोर्तुगीज़ को भारत से भेजने के लिए, भारत से भगाने के लिए एक ऑपरेशन चला, ऑपरेशन विजय। हमने अपनी इस वीडियो में टोटल 5 साइट्स और डिस्कस की है। अभी तक हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर 10 साइट्स कवर अप हो चुकी हैं टोटल साइट्स में से। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की और अदर साइट्स कवर अप करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट, like, share and subscribe. Thank you.